सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर की वैधता को लेकर डिसीजन आ गया है और जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर की वैधता को लेकर वो जितना सिंपल दिखाया जा रहा है उतना सिंपल है नहीं। और आज के इस सेशन के अंदर उसका डीप एनालिसिस करके आपको हर बारीकी को समझाने के लिए सेशन लाया गया है। एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एसआईआर जो है वो वैलिड है, लेकिन क्या जो चुनाव आयोग है वो आपकी सिटीजनशिप को डिसाइड कर सकता है फाइनली? यही पेच है इस पूरे फैसले का, उसको डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एसआईआर पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यानी कि एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल है उसको कराने की जो पावर है, ईसीआई के पास ये पावर होती है, इस पावर को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एसआईआर को कराने की पावर है वो वैध है। और ऐसा आपको याद होगा कि हमने भी बहुत सारे सेशंस किए थे जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास ये पावर है अंडर दी लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत भी और उसके साथ साथ आपका हमारा जो संविधान है उसके तहत भी, ठीक है, सभी के तहत है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ एक इस फैसले का जो प्रारंभिक चरण है जो मैंने आपको अभी वो बताया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास ये पावर है कि वो इलेक्टोरल रोल रिवीजन करा सकता है। आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। यहां पर कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह की है कि जो एक्यूरेट वोटर लिस्ट है वो केवल एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि वो स्वतंत्र चुनावों की फाउंडेशन है कि जो आपकी सही, बिल्कुल सही, शुद्ध विशुद्ध जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, वो एक तरह से आपके जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उनकी नींव है। लेकिन इस जजमेंट का एक और भी बहुत बड़ा हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि ईसीआई किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में बने रहने के एंटाइटलमेंट को तय करने के समय नागरिकता की लिमिटेड जांच कर सकता है, सिटीजनशिप से जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी एग्जामिन कर सकता है। हालांकि अंतिम रूप से ईसीआई यह बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। इस प्रकार जो ये जजमेंट है ये पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है। उसी जजमेंट को, उसी फैसले को आपको बिल्कुल एक एक कड़ी को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। कोई सवाल है तो वो भी पूछेगा। बिल्कुल बारीकी जो आपको मीडिया में नहीं बताई जा रही है वो सारी डिटेल में आपको इस सेशन के अंदर पूरे इस जो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में बताने वाला। कोर्ट ने कहा है कि जो ईसीआई है वो वोटर की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई कर सकता है। ईसीआई जो है वो इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, मतदाता सूची की जो शुद्धता है उसको बचाता है। उसके संरक्षण का काम, मतदाता सूची के संरक्षण का काम किसका है? वो काम है चुनाव आयोग का। और लेकिन ईसीआई सिटीजनशिप स्टेटस पर परमानेंट कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दे सकता कि मतलब कोई व्यक्ति 100% भारतीय नागरिक है या नहीं है, इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता। आज के इस सेशन के अंदर हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है उस वाले लैंडमार्क जजमेंट को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक बात को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को अपहोल्ड क्यों किया, क्यों उसको वैध करार दिया और अब ईसीआई के पास कौन सी पावर है, वोटर के पास कौन कौन से अभी भी सेफगार्ड हैं और ये जजमेंट भारत में फ्यूचर में इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक्सरसाइज को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, वो सब कुछ आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और दूसरी कानूनी परीक्षाओं की। आप हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज को हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए समझते हैं कि इस केस के अंदर जो कंट्रोवर्सी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस मामले के अंदर किस बात को चैलेंज किया गया था, क्योंकि आज फैसले का दिन है।
मगर फैसले पर जिक्र करने से पहले उन मुद्दों का, उन कंट्रोवर्सीज का, या जो इस केस के अंदर जो सवाल है, जिस बात पर यह चैलेंज हुआ था, उसके बारे में जो पृष्ठभूमि है उसको भी समझना, एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सेशन जहां भी पसंद आ जाए एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत जानकारी आपकी बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कंट्रोवर्सी जो है इस केस के अंदर तब शुरू हुई जब चुनाव आयोग ने जून 2025 के अंदर बिहार की इलेक्टोरल रोल रिवीजन को लेकर, इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। बाद में यह केस नेशनल इंपॉर्टेंस का बन गया, क्योंकि एसआईआर दूसरे राज्यों और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी होना शुरू हो गया और वहां पर एक्सटेंड हो गया, जबकि कई क्षेत्रों में इसी प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो उस समय ऑनगोइंग थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई पेटिशंस का इकट्ठा एक बैच आया। जो मुख्य पेटिशन थी वो एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के साथ साथ और दूसरे कई पब्लिक फिगर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। उनका चैलेंज इस केस के अंदर यह नहीं था कि इलेक्टोरल रोल को कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता। जो पेटिशनर थे इस मामले के अंदर वो सभी इस बात पर सहमत थे कि वोटर लिस्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, नो डाउट एक्यूरेट होनी चाहिए। डेड वोटर्स के नाम रोल्स के अंदर, मतदाता सूची के अंदर नहीं होने चाहिए, इस बात से भी सभी सहमत थे। डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए, जो व्यक्ति कानून के अनुसार एलिजिबल नहीं है उन्हें गलत तरीके से मतदाता सूची के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ऐसा सभी कह रहे थे। लेकिन पेटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट जो है इस मामले के अंदर क्या था, जो याचिकाकर्ता थे उनका मेन आर्ग्यूमेंट इस मामले के अंदर यह था कि जो सर का प्रोसेस है, एसआईआर का जो प्रोसेस है, अपने प्रेजेंट फॉर्म में एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डेंजर बन गया है, यानी कि एक संवैधानिक खतरा बन गया है। उनका जो केस था वो ये था कि जो व्यक्ति पहले से वोटर लिस्ट में शामिल है, जिनका नाम पुरानी वोटर लिस्ट के अंदर दर्ज है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आपने उनकी एलिजिबिलिटी को नए सिरे से एस्टेब्लिश करने को जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि जो चुनाव आयोग है वास्तव में सिटीजनशिप वेरिफिकेशन अथॉरिटी में बदल रहा है, कि जो व्यक्ति ऑलरेडी मतदाता सूची के अंदर जिसका नाम इंक्लूड है उसको चेक करने के लिए, उसके दस्तावेजों को चेक करने के लिए, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं नागरिकता जांच करने वाली एक एजेंसी बन गई है। पेटिशनर्स का जो इस मामले के अंदर दलील थी वो ये थी कि ये एक बैकडोर एनआरसी लाइक एक्सरसाइज है, कि ये कोई एनआरसी जैसी एक्सरसाइज है, एनआरसी जैसी एक्सरसाइज है, ठीक है, एनआरसी जैसी एक्सरसाइज है जिसमें एग्जिस्टिंग वोटर अपने इलेक्टोरल राइट यानी कि अपने मतदान के जो अधिकार हैं वो खो सकते हैं, और यदि वे कमीशन को एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाते, जो चुनाव आयोग ने डॉक्यूमेंट मांगे अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो उनको लग रहा है कि वो सिटीजन नहीं रहेंगे। उन्होंने इस मामले के अंदर यह भी आर्ग्यूमेंट दिया था कि किसी पर्सन का नाम पहले से इलेक्टोरल रोल में शामिल है तो उसकी एलिजिबिलिटी और सिटीजनशिप के फेवर के अंदर एक प्रिजम्पशन होता है। उनके अनुसार जो ऑर्डिनरी वोटर्स हैं उनसे फ्रेश डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगकर इस प्रिजम्पशन को उल्टा नहीं किया जा सकता। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हैं। यहां पर जो उनका डर था, याचिकाकर्ता थे, पेटिशनर्स थे, उनका डर बहुत गंभीर था। वो ये कह रहे थे कि यदि किसी जेन्युइन नागरिक का नाम अगर वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाता है तो लीगली जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा सिटीजनशिप का कोई फाइनल डिटर्मिनेशन किए बिना ही जो व्यक्ति है वो वोटिंग से वंचित हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पेटिशनर ने एसआईआर को वोटर इंक्लूजन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए एक थ्रेट के रूप में प्रस्तुत किया, एक खतरे के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि जो चुनाव आयोग है उसने इस एक्सरसाइज को मजबूती से डिफेंड भी किया कोर्ट के सामने, और ईसीआई ने इस मामले के अंदर यह आर्ग्यूमेंट दिया कि जो भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्टोरल सिस्टम है, वो नागरिक बेस्ड है, सिटीजन बेस्ड वोटिंग राइट पर आधारित है, और इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, संवैधानिक ऑब्लिगेशन भी है चुनाव आयोग की, कि इलेक्टोरल रोल के अंदर
सिर्फ उस व्यक्ति का नाम हो जो भारत का नागरिक है और उसके साथ साथ वो एलिजिबल वोटर भी है। ईसीआई ने इस पे कहा कि एसआईआर कोई सिटीजनशिप कैंसलेशन एक्सरसाइज नहीं है, ये वोटर लिस्ट की इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से किया गया इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोसेस है। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट यह था कि क्या सर एसआईआर वोटर लिस्ट को क्लीन करके डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है या फिर जेन्युइन वोटर के रॉन्गफुल एक्सक्लूजन का रिस्क पैदा करके डेमोक्रेसी के लिए डेंजर पैदा कर रहा है, खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नाउ कमिंग टू द, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आते हैं, उसकी एक एक कड़ी को, उसकी एक एक बारीकी को समझते हैं और उसका आप पर क्या इंपैक्ट होने वाला है उसको समझते हैं। और ये वो हिस्सा है जहां से आपको एक भी लाइन मिस नहीं करनी चाहिए और इस सेशन को उसके साथ शेयर करना चाहिए जिसका भारत की चुनावी प्रणाली के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है, संविधान के अंदर इंटरेस्ट है, लीगल फैसलों के अंदर इंटरेस्ट रहता है, उसके साथ सभी के साथ साझा करिएगा क्योंकि यहां पर आपको सारी बारीकियां बताई जा रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहली बात की, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली मेजर क्वेश्चन का आंसर वो स्पष्ट रूप से दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की कानूनी पावर है। हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एसआईआर कराने की पावर है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने इस एक्सरसाइज की लीगैलिटी को, इसकी कानूनी वैधता को अपहोल्ड किया। कोर्ट ने इस पावर का सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान बताया, उसका अंतर्गत जो अनुच्छेद 324 है वो बताया और उसके साथ साथ भारत का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 उपधारा 3 और साथ में इलेक्टोरल रोल को गवर्न करने वाले नियमों को बताया। इसे सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन पर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। लेकिन कोर्ट ने यहां पर यह नहीं कहा कि ईसीआई केवल आर्टिकल 324 का नाम लेकर कुछ भी कर सकता है। कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 उपधारा 3 के अंतर्गत दी गई जो स्पेसिफिक कानूनी पावर है उससे इसको जोड़ दिया। कोर्ट के अनुसार जो सेक्शन 21 उपधारा 3 है इसकी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की, इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसी भी समय रिकॉर्डेड रीजन्स के आधार पर और लॉ के भीतर इलेक्शन कमीशन द्वारा उचित माने गए मैनर में करने की अनुमति देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी धारा 21 उपधारा 3 के तहत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चुनाव आयोग है उसके पास एसआईआर कराने की पावर है। यह कहां से आती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से, साथ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) जिसके अंदर स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि जो चुनाव आयोग है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकता है, किसी भी समय करा सकता है, मगर उसको कराने के लिए चुनाव आयोग को लिखित कारण देने पड़ेंगे, मतलब रिकॉर्डेड रीजंस देने पड़ेंगे, ऐसे ही मनमाने तरीके से नहीं। अगर चुनाव आयोग को एसआईआर कराना है तो कारण बताने पड़ेंगे और जो लॉ के अंदर, जो कानून के अंदर जो इलेक्शन कमीशन द्वारा उचित माने गए मैनर है, तरीके हैं, उससे कराने की इसको अनुमति है। और यहीं पर जो ये फैक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पेटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो एसआईआर के लिए जो अपनाई गई प्रोसेस है, इलेक्टोरल रोल की रूटीन रिवीजन के सामान्यतः फॉलो की जाने वाली ऑर्डिनरी प्रोसीजर के समान नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने यहां पर जो मूल रूप से एक बात कही है वो ये कही है कि एक स्पेशल रिवीजन ऑर्डिनरी रूटीन सिस्टम से रिवीजन से अलग होता है। मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो आर्ग्यूमेंट याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस केस के अंदर उठाया गया कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला जो ये कराई जा रही है ये नॉर्मल
रिवीजन से अलग है। तो कोर्ट ने भी तो ये बोला कि हम कह रहे हैं कि स्पेशल रिवीजन अलग होती है, नॉर्मल रिवीजन अलग होती है, और ये स्पेशल रिवीजन है, ये इसलिए अलग है और ये वैलिड है। कोर्ट ने यहां पर यह भी पाया कि एसआईआर ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या रूल्स को रिप्लेस या फिर बायपास नहीं किया है। इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि एसआईआर उसी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के भीतर ऑपरेट करता है और आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की संवैधानिक ड्यूटी को प्रभाव देता है। यह पहला मेजर टेक अवे है इस केस का। क्या है कि एसआईआर केवल सिर्फ इसलिए इलीगल नहीं है, इसलिए अवैध नहीं है कि वो ऑर्डिनरी वोटर लिस्ट रिवीजन से अधिक इंटेंसिव है। यदि कारण बताए जाने के आधार पर और जो समुचित सेफगार्ड्स हैं उनके भीतर अगर इसे कंडक्ट किया जा रहा है तो ईसीआई लीगली ऐसी एक्सरसाइज करा सकता है। तो मतलब यहां से स्पष्ट हो गया कि ईसीआई के पास जो वोटर लिस्ट रिवीजन कराने की पावर है वो बिल्कुल है। और ऐसा याद होगा जब मैंने आपको एसआईआर के ऊपर एक स्पेशल सेशन एसआईआर क्या होता है, क्या लिमिटेशन होता है, उसके दूसरे जो सेशंस कराए थे, उसके अलावा आप चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहां पर मैंने स्ट्रिक्टली बताया था कि कानून के अंदर एसआईआर की पावर चुनाव आयोग के पास है। हाँ, किस तरीके से होगा, क्या रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, क्या सिटीजनशिप जांच कर सकता है, उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था। सिटीजनशिप को जांच करने के अंदर भारत के अंदर एक ही संस्था के पास वैसे पावर है, गृह मंत्रालय के पास, ठीक है। और उसी चीज को कहीं ना कहीं आज की जो फैसला है, उसी पॉइंट को जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं अपने पुराने वाले सेशंस के अंदर, उसी को सपोर्ट भी कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब आगे उस पर जाने से पहले यहां पर समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि एसआईआर जो है स्वतंत्र चुनावों को आगे बढ़ाता है। कोर्ट ने यह भी बोला कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ाती है। इस जजमेंट का दूसरा मेजर पार्ट, इस केस का, इस फैसले का जो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस पर कोर्ट की रीजनिंग क्या है। कोर्ट ने यह कहा है कि सामान्यतः जब लोग फ्री और फेयर इलेक्शन शब्द सुनते हैं तो वो केवल पोलिंग डे के बारे में सोचते हैं कि जिस दिन चुनाव हो रहे हैं उस दिन कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह बोला कि जब भी हम फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, स्वतंत्र चुनावों की, निष्पक्ष चुनावों की बात करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जिस दिन चुनाव हो रहे हैं उस दिन चुनाव सही तरीके से कानून के अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मगर स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनावों का मतलब जो है वो काफी इससे ज्यादा व्यापक है। और सिर्फ पोलिंग डे वाले दिन वो किसके बारे में सोचते हैं? वोटिंग मशीन के बारे में सोचते हैं, पोलिंग बूथ के बारे में सोचते हैं कि वहां कोई धक्का मुक्की या फिर कोई गुंडागर्दी वगैरह तो नहीं हो रही। वो वोट की काउंटिंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रखा है, और वो पॉइंट क्या है? कोर्ट ने कहा कि जो फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं वो केवल तब शुरू नहीं होते जब आपकी वोटिंग शुरू होती है, या जब वोटर पोलिंग बूथ के अंदर एंटर करता है, या वोटर पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग मशीन पर बटन दबाता है। जबकि जो आपके स्वतंत्र चुनावों की अवधारणा है इससे काफी पहले शुरू होती है। कोर्ट ने कहा वो शुरू होती है आपकी मतदाता सूची से, आपकी स्वच्छ मतदाता शुद्ध मतदाता सूची से शुरू होती है, उसकी करेक्टनेस से कि वो सही है, और उसकी क्रेडिबिलिटी से शुरू होती है। क्यों कहा कोर्ट ने ऐसा? क्योंकि यदि वोटर लिस्ट के अंदर अगर आपको डुप्लीकेट वोटर मिलेंगे, इनएक्यूरेट एंट्रीज मिलेंगी, इनएलिजिबल वोटर मिलेंगे, मरे हुए व्यक्तियों के नाम मिलेंगे, या फिर अगर उस वोटर लिस्ट के अंदर गंभीर गलतियां मौजूद हो, तो पूरी की पूरी जो इलेक्शन की फेयरनेस है वो पोलिंग शुरू होने से पहले ही प्रभावित हो सकती है। साथ ही यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि यदि जेन्युइन एलिजिबल वोटर को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है तो डेमोक्रेसी दूसरी दिशा से सफर करती है। इसलिए जो इलेक्टोरल रोल है को दो संवैधानिक गोल्स को एक साथ सेटिस्फाई करना होता है। वे एक्यूरेट होने चाहिए और उनमें जो प्रत्येक आपका एलिजिबल वोटर है उस वोटर लिस्ट में उसका नाम इंक्लूड होना चाहिए। कोर्ट ने एसआईआर कंडक्ट करने के लिए ईसीआई द्वारा रिकॉर्ड किए गए कारणों को भी एक्सेप्ट किया, और जो इस मामले के अंदर ईसीआई ने अपने कारण बताए थे ये एसआईआर कराने के, उनको भी आपको सुन लेना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि कोर्ट ने ऐसा क्या कहा। इन कारणों के अंदर क्या शामिल थे?
कोर्ट ने जो ईसीआई के द्वारा कारण बताए गए थे वो ये थे कि जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुई थी, एसआईआर हुई थी, उसके बाद 4 दशकों तक से अधिक का समय बीत जाना, वर्षों के दौरान इलेक्टोरल रोल में लार्ज स्केल एडिशन और डिलीशन होना, रैपिड अर्बनाइजेशन होना, शहरीकरण होना, लोग गांवों से शहरों की तरफ बस गए हैं, और लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेशन होना, और इसके कारण जो वोटर लिस्ट है उसमें डुप्लीकेशन, रिपीटिशन और इनएक्यूरेट एंट्रीज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। कोर्ट ने इस केस के अंदर यह भी हेल्ड किया कि ये रीजन्स इररेलेवेंट या फिर आर्बिट्ररी नहीं थे बिल्कुल भी, ये इलेक्टोरल रोल की इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी और क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के उद्देश्य से डायरेक्टली कनेक्टेड थे। इसलिए कोर्ट ने यहां पर यह कंक्लूड किया कि सर का फ्री और फेयर इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल गोल से डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, आप समझिएगा कि एसआईआर का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से डायरेक्ट कनेक्शन है, और कोर्ट ने इलेक्टोरल रोल रिवीजन को केवल क्लैरिकल एक्टिविटी के रूप में यहां पर ट्रीट नहीं किया है, बल्कि कोर्ट ने इसे संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ट्रीट किया है। और मैसेज बिल्कुल साफ है कि एक क्लीन वोटर लिस्ट डेमोक्रेसी के विरुद्ध नहीं है, कानून के अनुसार फेयर और एक्यूरेट वोटर लिस्ट डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। लेकिन फेयर जो शब्द है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको फेयर वर्ड की तरफ आपको ध्यान देना है। जो ये फेयर वर्ड है, हम कह देते हैं कि फेयर वर्ड जो है वो क्रिटिकल है, क्योंकि वोटर लिस्ट को क्लीन करने की जो पावर है, जेन्युइन वोटर को आर्बिट्ररी एक्सक्लूड करने की पावर नहीं बन सकती। कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको अगर वोटर लिस्ट शुद्ध करनी है, साफ करनी है, उसके नाम पर जो जेन्युइन वोटर हैं उनको आप वोटर लिस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और इसलिए जजमेंट का जो अगला हिस्सा है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो बताइएगा बिल्कुल एक एक बारीक। अगर यहां पर आप किसी पॉलिटिक्स को एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। यहां पर हम इस फैसले की एक एक कानूनी बात को समझा रहे हैं। अगर कानूनी परिप्रेक्ष्य को समझना है तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह आए हैं। ठीक है, अब अगले हिस्से पर चल रहे हैं। उस पर चलने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर चैट के माध्यम से, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं आप हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से। चलिए अब फैसले के अगले हिस्से पर चलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग वोटर जो हैं, जो ऑलरेडी एनरोल्ड वोटर हैं, उनके डॉक्यूमेंट और उनके सिटीजनशिप का जो प्रिजम्पशन है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहां से आपका और हमारा जो डिस्कशन है, और ये इस फैसले के अंदर जो कोर्ट ने बात कही है, वो नए एंगल पर पहुंच जाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। इस मामले के अंदर देखिएगा, पेटिशनर्स ने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि जिन व्यक्तियों के नाम पहले से वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, उनके उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। उनसे डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनकी जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, फिर से दोबारा प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि मतलब जो ऑलरेडी एक एनरोल्ड वोटर है, आप उसको दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नहीं बोल सकते। आप उसकी दोबारा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, उसको अपनी पात्रता प्रूव करने के लिए बार बार नहीं कह सकते। ये किसका था? ये पेटिशनर ऐसा चाह रहे थे, वो कह रहे थे। उन्होंने उस प्रिंसिपल पर रिलायंस किया कि जब किसी पर्सन का नाम पहले से वोटर लिस्ट में मौजूद है तो उसके नागरिकता और वोटर एलिजिबिलिटी के फेवर में एक प्रिजम्पशन क्रिएट हो जाता है। मतलब जो आपके याचिकाकर्ता थे इस मामले में ये कह रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है तो हम ये मान के चलते हैं, या लॉ भी उसको ये मानता है कि वो वोटर भी है, वैध वोटर भी है, और साथ में वो सिटीजन भी है। मतलब ये कहने का मतलब था कि अगर ऑलरेडी कोई व्यक्ति है जिसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, तो उसके फेवर में एक सिटीजनशिप की जो आप कहते हो कि अवधारणा है, जो प्रिजम्पशन है, वो क्रिएट हो जाती है। पेटिशनर्स जो थे उनका आर्ग्यूमेंट यहां पर बिल्कुल क्लियर था कि यदि एग्जिस्टिंग वोटर को फिर से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल किया जाएगा तो बर्डन उन्हीं पर शिफ्ट हो जाता है। पेटिशनर्स के अनुसार इससे उनके फेवर में पहले से जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात करते हुए और पेटिशनर के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। पेटिशनर्स के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस
मामले के अंदर डिसीजन देते हुए क्या कहा इस पॉइंट पर? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो आपकी एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसके दौरान इलेक्टर से सपोर्टिंग मटेरियल फर्निश करने को कहना ऑटोमेटिकली उनके फेवर में एग्जिस्टिंग प्रिजम्पशन को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। कि मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग वोटर है, उससे हम कह रहे हैं कि आप अपने पात्रता को प्रूव करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, तो कोर्ट ये कह रहा है कि उनके फेवर में जो एग्जिस्टिंग प्रिजम्पशन है वो खत्म नहीं होती है। कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन भी किया, मतलब एक अंतर भी बताया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बोला कि जो प्रिजम्पशन का मीनिंग वेरिफिकेशन से एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं होता, कि मतलब कि अगर आप किसी के फेवर में अगर कोई अवधारणा पाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको किसी भी तरीके के लॉफुल वेरिफिकेशन से छूट मिल सकती है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जिस व्यक्ति का नाम पहले से इलेक्टोरल रोल में मौजूद है वो शून्य से शुरुआत नहीं करता है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करता है। उसका जो एग्जिस्टिंग एनरोलमेंट है वो रेलिवेंट बना रहता है, उसकी जो लीगल पोजीशन है उसको कैजुअली हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को हमेशा के लिए एग्जामिन करने से रोक दिया गया है कि इलेक्टोरल रोल अभी भी एक्यूरेट और लीगली वैलिड है या नहीं है। मतलब आप इलेक्शन कमीशन को रोक नहीं सकते ऐसे व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच करने से। कोर्ट ने यहां पर यह बात बोली है कि प्रिजम्पशंस जो है या अवधारणा जो है वो कंटिन्यू करता है, लेकिन लॉफुल वेरिफिकेशन की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल भी समाप्त नहीं करता है। और यहां पर कोर्ट ने इस केस के अंदर लाल बाबू हुसैन के केस का भी जिक्र किया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कशन भी कर चुका हूं। और इस चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको इस केस के ऊपर लाल बाबू हुसैन का जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है चुनावी कानूनों को लेकर, उस पर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है इस केस के लिए। वो आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट है हमारी इलेक्शन लॉ और सिटीजनशिप लॉ वाली, उसके अंदर आपको लाल बाबू हुसैन का केस भी मिल जाएगा। उसके अलावा और भी कई वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। और देखिए उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस फैसले के अंदर जिक्र कर दिया है। आप समझिएगा, लाल बाबू हुसैन पर आधारित आर्ग्यूमेंट को जिक्र करते हुए कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन के केस में जो आर्ग्यूमेंट दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया है आज की तारीख के अंदर। मतलब समझिए, जो लाल बाबू हुसैन के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक प्रिंसिपल लेट डाउन था वो आज रिजेक्ट हो गया है। और यह संवैधानिक पर्सपेक्टिव से लॉ स्टूडेंट के लिए या जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो लाल बाबू हुसैन वाली जजमेंट थी उसने प्रोसीजरल फेयरनेस की रिक्वायरमेंट पर एम्फेसिस दिया था कि आप काम किस तरीके से कर रहे हो वो आपका सही तरीके से होना चाहिए, प्रोसीजर आपका जो है वो फेयर होना चाहिए। उसने पहले से जो एनरोल्ड वोटर हैं उनके संबंध में प्रत्येक वेरिफिकेशन एक्सरसाइज पर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं लगाया था। मतलब लाल बाबू हुसैन ने वाले केस ने भी ये नहीं कहा था, कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी एक वोटर के रूप में रजिस्टर है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वेरिफिकेशन कभी नहीं हो सकती या उसका जो वेरिफिकेशन है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। ऐसा नहीं था लाल बाबू हुसैन का मतलब। और ये एक पावरफुल लीगल प्रिंसिपल बनने जाने वाला है। और यकीन मानिए जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया हूं या अभी और इसके बारे में बताऊंगा, ये आने वाले समय के अंदर हर संविधान की किताब के अंदर ये पॉइंट एक्सप्लेन किया जाने वाला है। और लॉ स्कूल्स के अंदर आपको ये एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है जरूर से जरूर लॉ स्टूडेंट को, कानून के विद्यार्थियों को, वकीलों को जरूर पढ़ाया जाएगा। क्या लीगल प्रिंसिपल है कि जो एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन है, मतलब एग्जिस्टिंग इंक्लूजन है कि अगर ऑलरेडी किसी का नाम वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, किसी वोटर को प्रोसीजरल वो प्रोटेक्शन देता है लेकिन इलेक्टोरल रोल को परमानेंटली रिवीजन से इम्यून नहीं बनाता। मतलब सिंपल ये कहने का है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि इसका रीवेरिफिकेशन कभी नहीं हो सकता। इसका दोबारा रीवेरिफिकेशन हो सकता है और अगर दोबारा कराते टाइम अपने ये डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाया तो इसका नाम वोटर लिस्ट से हटेगा भी। कहने का मतलब ये है। कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट पर भी इस केस के अंदर विचार किया कि डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एक्सक्लूजनरी थी। मतलब जो याचिकाकर्ता थे उनका इस केस में यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ईसीआई
ने ये बोला था कि हमने 11 डॉक्यूमेंट मांगे, और आपको याद होगा कि बिहार के केस में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार भी अलाउ कर दिया था। तो मतलब याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, 11 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कहीं ना कहीं ऐसी थी कि जो वोटर्स थे उनको कहीं ना कहीं पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर कर रही थी। ठीक है, एग्जिस्टिंग इंक्लूजन जो है वो बात ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ने इस पर भी बात किया, उस पर भी जिक्र किया, और कोर्ट ने यहां पर क्या नोट किया, आप ये बात ध्यान रखिएगा। कोर्ट ने यहां पर नोट किया कि प्रोसेस के दौरान डॉक्यूमेंट फ्रेमवर्क जो है वो विकसित हुआ और एक्सेप्टेबल मटेरियल्स की लिस्ट एक्सपैंड की गई। जैसे आपको याद होगा कि बाद में आधार को भी एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इस केस के बैकग्राउंड में अगर आप समझेंगे तो इंक्लूजन प्रोसेस में आइडेंटिटी रिलेटेड पर्पस के लिए आधार को भी बाद में एक्सेप्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जबकि एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन बनाया रखा गया कि जो आधार होगा वो सिर्फ आपके आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ है, वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता, वो नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता। इसलिए कोर्ट के अनुसार केवल इस क्लेम के आधार पर प्रोसेस को स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता था कि डॉक्यूमेंट मांगना इनहेरेंटली अवैध है। रियल क्वेश्चन जो है इस केस के अंदर यह था कि क्या प्रोसेस के अंदर रॉन्गफुल एक्सक्लूजन के विरुद्ध पर्याप्त सेफगार्ड मौजूद थे। मतलब समझिएगा, इस केस के अंदर जो असली सवाल यह भी था कि मान लीजिए अगर कोई एक जेन्युइन वोटर है, उसको अगर वोटर लिस्ट से गलत तरीके से या मिस्टेक की वजह से अगर हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है उसका नाम वोटर लिस्ट से, तो उसके पास क्या अपना पक्ष रखने के तरीके हैं, अपने आप को वोटर के रूप में बचाए रखने के क्या पर्याप्त सेफगार्ड कानून के अंदर मौजूद हैं। और इस इशू पर चुनाव आयोग, कोर्ट ने चुनाव आयोग के फेवर में ही फाइंडिंग दी। इस मुद्दे पर भी हां, कोर्ट ने क्या कहा कि चुनाव आयोग ने पूरे जो प्रॉपर सेफगार्ड्स थे उनको एंश्योर किया हुआ था। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कानूनी सवाल की, क्या सिटीजनशिप को वेरीफाई कर सकता है चुनाव आयोग? सवाल यह था, क्या चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है क्या? और इस पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आपको बिल्कुल एक एक बारीक बात बता रहा हूं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैट बॉक्स के अंदर भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इतना बारीक तरीके से आपको हर एंगल बता रहा हूं, आप ढूंढते रह जाइएगा। आपको इतना कानूनी विश्लेषण किसी और सेशन में कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और सेशन पसंद आए तो सुपर थैंक्स सुपर चैट के माध्यम से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल था वो था नागरिकता को लेकर। क्या चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है क्या? और यही इस पूरे फैसले का सबसे सेंसिटिव इशू भी था। क्या चुनाव आयोग सिटीजनशिप एग्जामिन कर सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हां समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईसीआई कैन डिसाइड सिटीजनशिप फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर वोटर लिस्ट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मतलब चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है, मगर वो 100% नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। किस पर्पस के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है? सिर्फ ये देखने के लिए कि जो व्यक्ति है उसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा या नहीं, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम किसका आएगा? सिर्फ भारत के नागरिक का, और उसके साथ साथ वो 18 साल का होना चाहिए। मगर कोर्ट ने यहां पर एक बात बोली, किसी व्यक्ति की नागरिकता पर फाइनल डिसीजन देने की, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा या नहीं होगा, इस बात का डिसीजन देने की पावर जो है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। अब यहां पर आप बिल्कुल वही पॉइंट समझिएगा। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा कि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो लिमिटेड तरीके से नागरिकता जांच कर सकता है। और लिमिटेड तरीके क्या है, लिमिटेड स्कोप क्या है नागरिकता जांच का, कि सिर्फ उस हद तक जांच कर सकता है ताकि जो चुनाव आयोग है अपनी ड्यूटी का सही तरीके से निर्वहन कर सके। और चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या है कि जो वोटर लिस्ट है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, और उसके अंदर वही व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो एक एलिजिबल वोटर है, मतलब 18 साल से ऊपर का है और भारत का नागरिक है। और इतनी चीज को जांचने के लिए चुनाव आयोग आपकी वोटर वेरिफिकेशन कर सकता है।
कोर्ट ने कहा कि हां, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के पर्पस के लिए नागरिकता जांच कर सकता है, लेकिन केवल लिमिटेड पर्पस के लिए। और लिमिटेड पर्पस क्या है? वोटर लिस्ट के पर्पस के लिए। कोर्ट इस कंक्लूजन पर क्यों पहुंचा? आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता जांच के लिए वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करने के लिए नागरिकता को जांच कर सकता है? बताता हूं आपको इसका भी रीजन। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसकी धारा 16 सेक्शन 16, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 16 है, उसके अंतर्गत सिटीजनशिप इलेक्टोरल रोल इंक्लूजन से डायरेक्टली रेलिवेंट है। मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 16 हमें यह बताती है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम होगा जो भारत का नागरिक होगा। जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं है, वो केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इच्छा के आधार पर वोटर के रूप में जो अपनी सिटीजन वो अपना इंक्लूजन क्लेम नहीं कर सकते। कि मतलब कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है और वो चाहता है कि मैं भारत के चुनावों में पार्टिसिपेट करूं, बस मेरी यह मंशा है कि मैं भारत के चुनावों में पार्टिसिपेट करूं, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि भारत के चुनाव में अगर आपको वोट देना है तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है? अर्हता क्या है? भारत के नागरिक हो, 18 साल से ऊपर के हों, ठीक है, तब आप एक एलिजिबल वोटर हैं। और यही चीज जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के अंदर भी एक एसेंशियल कंडीशन के रूप में बताई गई है। जो व्यक्ति सिटीजन नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ सकता। इसलिए जब चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर या फिर रिवाइज करता है तो उसे यह डिसाइड करने के लिए कि सिटीजनशिप से कनेक्टेड मटेरियल एग्जामिन करना पड़ सकता है कि एनरोलमेंट की स्टैट्यूटरी कंडीशन पूरी होती है या नहीं। कि मतलब क्योंकि एनरोलमेंट की एक कंडीशन है नागरिकता, उस चीज को जांचने के लिए आपके नागरिकता दस्तावेज चेक कर सकता है। हां, कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन या फिर रिवीजन के दौरान सिटीजनशिप से संबंधित क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए एम्पावर्ड है। लेकिन इस पावर की एक जो है वो बाउंड्री है, लिमिट है। वो लिमिट है क्या है? ईसीआई ये तो डिसाइड कर सकता है कि क्या वो संतुष्ट है कि जो व्यक्ति वोटर लिस्ट में इंक्लूजन की कंडीशन पूरी करता है। ईसीआई ये भी डिसाइड कर सकता है कि क्या इलेक्टोरल रोल पर्पस के लिए कानून के अनुसार व्यक्ति का नाम इंक्लूड किया जाना चाहिए वोटर लिस्ट में, या ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसको रिटेन किया जाना चाहिए, या फिर उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए। अब बात करते हैं लेकिन चुनाव आयोग क्या नहीं कर सकता नागरिकता के रेफरेंस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट आप समझिएगा। चुनाव आयोग क्या नहीं कर सकता है वो भी कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर बता दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पर्सन की भारतीय नागरिकता फाइनल रूप में समाप्त हो गई, ऐसा फैसला चुनाव आयोग नहीं दे सकता। ईसीआई कंक्लूसिवली ये प्रोनाउंस नहीं कर सकता कि यह व्यक्ति सभी लीगल पर्पस के लिए भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि भारत का नागरिक डिसाइड करने की अथॉरिटी गृह मंत्रालय के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। कि मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई नागरिकता का दस्तावेज है तो आपकी उस नागरिकता दस्तावेज को चेक कर सकता है चुनाव आयोग, यह जांचने के लिए कि आप एलिजिबल वोटर हो या नहीं। मगर आपकी नागरिकता पर फैसला देने का पावर चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग यह नहीं कह सकता कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यह फाइनल पावर जो है सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत कंपीटेंट अथॉरिटी के पास है, और कंपीटेंट अथॉरिटी आपकी गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है। यह डिस्टिंक्शन एब्सोल्युटली एसेंशियल है, आप इसको याद रखिएगा। वोटर लिस्ट डिसीजन किसी पर्सन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के राइट को अफेक्ट करता है, लेकिन अपने आप में ये जो डिसीजन है उस व्यक्ति के नागरिकता के क्लेम को इरेज भी नहीं करता है। इसलिए यदि ईसीआई किसी पर्सन की सिटीजनशिप को लेकर अगर डाउटफुल है, मान लीजिए सिटीजनशिप को लेकर चुनाव आयोग के मन में कोई डाउट है और इलेक्टोरल पर्पस के लिए उस व्यक्ति को डिलीट या फिर एक्सक्लूड करता है, तो सिटीजनशिप का क्वेश्चन यहीं समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि सिटीजनशिप जांच करने की जो
मतलब डिसाइड करने की जो पावर है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। उस व्यक्ति को सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने लॉफुल एडजुडिकेशन का राइट रहता है, और यदि कंपिटेंट अथॉरिटी अंततः यह डिसाइड कर दे कि जो ये व्यक्ति है ये वास्तव में भारत का नागरिक है, तो उसका नाम भी वापस वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो इसके इंपैक्ट को। चुनाव आयोग ने किसी एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से इसलिए हटाया क्योंकि चुनाव आयोग को लगा कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। अब वो व्यक्ति मान लीजिए भारत सरकार की कंपिटेंट अथॉरिटी के पास चला जाता है और वहां पर अपना केस फाइल कर देता है कि मैं तो भारत का नागरिक हूं, मुझे क्यों चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटा दिया, ये कहते हुए कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। और वो सारे डॉक्यूमेंट होम मिनिस्ट्री के सामने या कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने देता है, और अंततः वो अथॉरिटी है वो ये डिसाइड भी कर देती है कि जो ये व्यक्ति है ये भारत का नागरिक है, तो उस व्यक्ति का नाम वापस से वोटर लिस्ट में इंक्लूड भी किया जाएगा। अब मैं आपसे यहां पर एक बहुत ही गंभीर सवाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। क्या आपके अनुसार यही सही कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के लिए एलिजिबिलिटी वेरीफाई करने की अनुमति देना, लेकिन उसे किसी व्यक्ति की फाइनल रूप से नॉन सिटीजन घोषित करने की पावर नहीं है? क्या यह सही कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं हम इस केस के अंदर वोटर सेफगार्ड्स के बारे में, डिलीशन और कोर्ट की जो कंपिटेंट डायरेक्शन है, कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं उसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल चुनाव आयोग की पावर को अपहोल्ड करके मामला यहीं समाप्त नहीं किया है, बल्कि कोर्ट ने यह भी एग्जामिन किया है कि जो एसआईआर प्रोसेस है उसमें जो अगर किसी को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर निकाला गया है तो उस एक्सक्लूजन के विरुद्ध वो व्यक्ति के पास सफिशिएंट सेफगार्ड भी मौजूद है या नहीं। इस मामले के अंदर पेटिशनर्स ने यह आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1950 के अंतर्गत प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर का वोलेशन करता है, विशेष रूप से फेयर अपॉर्चुनिटी दिए बिना लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस चैलेंज को भी रिजेक्ट किया और कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि लॉ जो है प्रत्येक सिचुएशन के अंदर हमेशा एक रिजिड और आइडेंटिकल प्रोसीजरल फॉर्मेट रिक्वायर नहीं करता, कि मतलब हर मुद्दे को, हर इश्यू को या फिर हर व्यक्ति की कंप्लेंट को आप सेम तरीके से नहीं देख सकते। लॉ किस बात की डिमांड करता है? लॉ डिमांड करता है फेयरनेस की। कोर्ट के अनुसार एसआईआर का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर प्रोसीजरल सेफगार्ड शामिल थे, जैसे कि नोटिस दिया जाना, दूसरा ड्राफ्ट रोल्स का पब्लिकेशन होना, तीसरा क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल करने की अपॉर्चुनिटी होना अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, और जहां पर डाउट मौजूद हो वहां पर इंडिविजुअलाइज्ड इंक्वायरी करना, रीजन या फिर स्पीकिंग ऑर्डर्स देना और राइट ऑफ अपील भी। ये सारे सेफगार्ड उस व्यक्ति के पास है अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाता है। कोर्ट ने यहां पर यह भी हेल्ड किया कि ये जो प्रोटेक्शंस हैं आर्बिट्ररी डिलीशंस को रोकने और प्रोपोर्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है। यहां पर आप एक शब्द का ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने शब्द यूज किया है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब आनुपातिकता, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब स्टेट किसी लेजिटिमेट पर्पस के लिए, जैसे वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए कोई प्रोसेस अपनाता है, तब भी उठाए गए जो स्टेप्स हैं वो एक्सेसिव या फिर अनफेयर नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने यहां पर कंक्लूड किया कि एसआईआर जो है एक लेजिटिमेट पर्पस से सपोर्टेड और पर्याप्त प्रोसीजरल सेफगार्ड के द्वारा किया गया एक संवैधानिक कार्रवाई है, लेकिन कोर्ट ने सिटीजनशिप ग्राउंड्स पर डिलीट किए गए व्यक्ति के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दिया है। अब उसको समझिएगा, उसमें क्या बोला है। कोर्ट ने यह कहा है कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को यह डायरेक्ट किया जाता है, चुनाव आयोग को डायरेक्ट किया गया कि बिहार की 2003 वाली जो वोटर लिस्ट थी, बिहार की 2003 वाली वोटर लिस्ट याद करिएगा, बिहार की जो 2003 वाली वोटर लिस्ट थी, इलेक्टोरल रोल से उन पर्सन के केसेस जिनके नाम इस ओपिनियन के आधार पर डिलीट किए गए थे कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं, 4 हफ्तों के भीतर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत कंपिटेंट अथॉरिटी को रेफर किए जाएंगे। मतलब यहां पर समझिएगा, बिहार की मतदाता सूची से जिन
वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उन सभी के नाम अब जो नागरिकता अधिनियम के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो फाइनल डिसाइड करती है कि भारत का नागरिक है या नहीं है, उसको सारे डॉक्यूमेंट वो भेजे जाएंगे। उन सभी लोगों के केसेस अब कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। मतलब अभी तक तो किसी ने डिसाइड नहीं किया था कि ये लोग भारत के नागरिक है या नहीं, मगर अब कौन डिसाइड करेगा? कंपिटेंट अथॉरिटी, होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी नागरिकता अधिनियम के तहत। जो वोटर जो भारत के नागरिक होंगे उनके रेफरेंस में उनके नाम दोबारा से वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। हालांकि अब चुनाव हो गए हैं बिहार में, तो वो अब वोट तो नहीं कर पाएंगे, अब अगले चुनाव के अंदर वोट करेंगे। मगर जिनके बारे में ये डिसाइड किया जाएगा या अथॉरिटी ये डिसाइड कर देगी ये तो फर्जी वोटर हैं, ये तो भारत के वोटर है ही नहीं, ये तो भारत के नागरिक है ही नहीं, तो उनके केस में वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो एक घुसपैठिए के साथ अपनाया जाता है, जो एक नॉन सिटीजन के साथ अपनाया जाता है। अगर वो यहां पर रेजिडेंस को सही तरीके से प्रूव नहीं कर पाया तो उनको यहां से भारत से बाहर भी निकाला जा सकता है। मतलब ये भी समझिएगा एक बात को, ठीक है। घुसपैठियों को लेकर होम मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि कमेटी भी बन रही है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये कहीं ना कहीं इस फैसले से भी वो कनेक्ट हो रही हैं। इस फैसले के अंदर 4 हफ्तों के अंदर जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से इस बात को कहकर हटाए गए थे कि ये भारत के नागरिक नहीं है, उन सभी के केस अब नागरिकता अधिनियम के तहत जो अथॉरिटी है उसको रेफर किए जाएंगे और सबसे पहले अब उन्हीं लोगों की नागरिकता जांच की जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लगा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को अगले विधानसभा इलेक्शंस या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन जो भी पहले हो उससे पहले कंक्लूड किया जाना है, ये बात कोर्ट ने बोल दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि कंपिटेंट अथॉरिटी ये होल्ड करती है कि ऐसे डिलीटेड वोटर सिटीजन हैं तो उनके नाम वापस से इलेक्टोरल रोल में शामिल किए जाएंगे। कोर्ट ने पर्सन्स की एक और कैटेगरी को प्रोटेक्शन दिया। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बिहार में जो डोमिसाइल रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके नाम एब्सेंस के ग्राउंड पर रॉन्गली डिलीट हो गए थे लेकिन जो राज्य के भीतर रहना जारी रखते हों, वो इलेक्शन अथॉरिटी के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को कानून के अनुसार कंसीडर किया जाएगा और उसको डिसाइड किया जाएगा। इसलिए इस जजमेंट को चुनाव आयोग को अनलिमिटेड पावर देने वाला जजमेंट नहीं समझा जा सकता। चुनाव आयोग के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ये एक्सरसाइज को तो अपहोल्ड करता है कि एसआईआर तो वैलिड है, लेकिन साथ ही ये जो केस है ये किस पर बात पर इंश्योर करता है कि प्रोसीजर जो है आपका फेयर होना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए नाम डिलीट करने से पहले, प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए, अपील का अधिकार होना चाहिए, कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा सिटीजनशिप का एडजुडिकेशन होना चाहिए और जहां पर अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाए या फिर डिलीशन जो है वो अनजस्टिफाइड हो, ऐसे व्यक्ति का नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में इंक्लूड भी किया जाना चाहिए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है और इस फैसले का जो पूरा डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है और एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, उसके पीछे का लीगल एंगल क्या है, उसका इंपैक्ट देखने को क्या मिलेगा और जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर था और एस्टैब्लिश्ड लॉ था ऑन द पॉइंट, उसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले की व्याख्या की है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और आप मुझे बताइएगा क्या आप इस फैसले के और किसी एंगल पर भी डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।